वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए हम अपने अगली वक्ता की ओर चलते हैं। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम दवे जी, मैं आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। Professor Dr. Prem Dave is a renowned academician, accomplished performer, and celebrated cultural ambassador. She holds an exceptional academic record with degrees in vocal music, Kathak dance, science, and education, and has been a gold medalist in both MA vocal music and MA Kathak dance. She has also earned the prestigious Doctor of Philosophy and Doctor of Literature degrees from University of Rajasthan, Jaipur. Professor Dave has been conferred with several notable awards, including the Best Citizen of India Award, Shiksha Ratna Puraskar, Bharat Jyoti Puraskar, and multiple gold medals for her contribution to music, dance, and education. As a seasoned Kathak dancer, radio and TV artist, and international performer, and she has represented India in the presence of dignitaries from countries like the USA, Germany, Japan, and Russia. She has authored several books and articles and serves as a PhD guide to national and international research scholar. मैं सादर आमंत्रण देती हूँ कि आप कृपया अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें। Respected Vice Chancellor of Bhatkhande Sanskriti Vishwavidyalaya, Professor Mandvi Singh ji, आदरणीय डॉक्टर सोनल मान सिंह जी, श्री राजेश्वर आचार्य जी, सुश्री रंजना गौहर जी, coordinator of the webinar Mr. Gyanendra Datta Bajpayee ji, co-coordinator Dr. Ruchi Khare ji, all staff members, students and listeners, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले तो संस्कृति विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने मुझे इस मंच से ऐसे बहुपयोगी विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का सुअवसर प्रदान किया। आज का मेरा विषय है योग, संगीत व नृत्य का अंतर संबंध, उत्तर भारतीय कंठ संगीत एवं कथक नृत्य के विशेष संदर्भ में। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन योगा, म्यूजिक एंड डांस with a special reference to North Indian music and Kathak dance. विषय बहुत विस्तृत है और समय बहुत सीमित है, अतः मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में ही कहने का प्रयास करूंगी। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। चूंकि मैं विज्ञान विषय से बैचलर हूं और इस नाते विज्ञान, कथक नृत्य और कंठ संगीत के विद्यार्थी हूं, ठीक है, अतः मेरे लेक्चर में बीच बीच में ये सभी रंग आ सकते हैं। सभी गुणीजनों से इजाजत लेते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य एवं योग प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक एवं दार्शनिक पृष्ठभूमि पर अवलंबित है। सभी का अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार या परमात्मा से एकाकार होना है। कथक नृत्य एवं संगीत मंदिरों के प्रांगण में पुष्पित और पल्लवित होने के कारण भक्ति एवं आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के साधन रहे हैं। स्कंद पुराण के द्वारका महात्म्य में कहा गया है कि जो प्राणी प्रसन्न चित्त से, प्रेम से, भक्ति में लीन होकर नृत्य करते हैं, वे जन्म जन्मांतर के पापों से छूटकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयांच मद भक्ता यद गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। कृष्ण कहते हैं कि मैं ना वैकुंठ में रहता हूं, ना योगियों के हृदय में, मैं तो वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त गाते हैं। भगवान शिव विश्व के प्रथम नट हैं, नट कहलाते हैं। शिव को आदि योगी एवं नटराज कहा जाता है। अतः ये कहा जा सकता है कि योग एवं नृत्य ये दो कला रूप एक ही स्रोत से निकले। यदि हम योग, नृत्य व संगीत के उद्गम की बात करें तो जहां पतंजलि के योग सूत्र योग के सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हैं, वहीं आचार्य भरत मुनि का नाट्य शास्त्र भारतीय नृत्य, संगीत और नाटक का आधारभूत ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथों में शरीर, मन व आत्मा के अनुशासन पर समानांतर जोर दिया गया है।
योग एक विज्ञान है, किंतु नृत्य में कई विज्ञानों का मिश्रण है, जिसमें संगीत, कविता, चित्रकला, मूर्तिकला आदि ललित कलाएं, किनेमैटिक्स दैट इज लय मापक विज्ञान, और व्यायाम अर्थात जिम्नास्टिक्स आदि का समावेश स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। योग एवं नृत्य दोनों में ही शारीरिक साधना के माध्यम से उच्च चेतना को प्राप्त किया जा सकता है। कथक नृत्य में तत्कार, चक्कर व ठाट की धीमी गतियां शरीर के को साधना का माध्यम बनाती है। उदाहरण के लिए कथक नृत्य में ठाट की क्रिया में विलंबित लय में स्थिर रखना। मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि ज्यादातर डांस के स्टूडेंट्स भी ठाट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरा ये सोचना है कि ठाट गायन के लिए उपयुक्त शब्द है, जिससे रागों की उत्पत्ति होती है। नृत्य में इसे ठाट कहा जाना चाहिए, क्योंकि नृत्य के प्रारंभ में ठाट की क्रिया की जाती है, जिसमें एक नर्तक किस अंदाज से, किस मिजाज से, किस ठाट से मंच पर आकर खड़ा होता है और सम पर विभिन्न मुद्राएं बनाता है। इसलिए मेरे हिसाब से ठाट कहा जाना चाहिए नृत्य में, और ठाट शब्द गायन के लिए प्रयुक्त किया जाना चाहिए। योग में प्राणायाम यौगिक क्रिया का अभिन्न अंग है। प्राणायाम श्वास को नियंत्रित करने का विज्ञान है। नृत्य में, विशेषकर कथक में, तत्कार और ठाट के बीच की क्रिया में कसक मसक के अंतर्गत श्वास पर नियंत्रण नर्तक की गहराई या डेप्थ को दर्शाने के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रीदिंग एंड स्पीड में अटूट संबंध है, इसीलिए द्रुत लय में नृत्य करते समय कथक नर्तक का पढ़ंत करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस वक्त सांस भी तेज चल रही होती है। गायन में भी प्राणायाम से बहुत लाभ होता है। गायन में श्वास नियंत्रण का कमाल भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी के गायन में बखूबी देखा जा सकता है। अनेक गायकों का एक ही स्वर पर, अधिकांश तार सप्तक के सा पर दीर्घ ठहराव भी श्वास नियंत्रण की ही करामत है। कथक की विभिन्न रचनाओं यथा तोड़े, टुकड़े, परन, कवित आदि को करने के पश्चात सम पर आना योगासन की तरह शारीरिक स्थिरता व खुशी प्रदान करते हैं। यही बात गायन में भी देखी जा सकती है। जब किसी राग की बंदिश गाते समय कोई लंबी तान लेकर या कोई चमत्कारिक तिहाई लेकर गायक जब सम पर आता है, तो परमानंद की प्राप्ति होती है और श्रोताओं के मुंह से अनायास ही वाह क्या बात है, बहुत खूब, क्या कहने, ऐसे शब्द निकल पड़ते हैं। कथक नृत्य में प्रयुक्त विभिन्न संयुक्त और असंयुक्त हस्त मुद्राएं, दैट इज कंबाइंड एंड अनकंबाइंड हैंड जेस्चर्स, कथा कहने और भावों को व्यक्त करने के सशक्त साधन है। योग में भी इंटरनल एनर्जी को डाइवर्ट करने के लिए विभिन्न मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है। योग की तरह ही कथक नृत्य व संगीत में भी ताल, लय, बोल व भाव के समन्वय पर कंसंट्रेशन या एकाग्रता व ध्यान की आवश्यकता होती है। संभवतः इसीलिए हमारे संगीत मनीषियों ने रागों के ध्यान निर्मित किए हैं। राग गाने के पहले राग का ध्यान किया जाता था। योग में भी एकाग्रता व ध्यान का अत्यधिक महत्व है। योग में प्रत्याहार, दैट इज सेंसरी विड्रॉल एंड सेल्फ रियलाइजेशन, अर्थात बाहरी दुनिया से विमुख होकर आत्म केंद्रित होने का अभ्यास किया जाता है। सिद्धहस्त गायक व नर्तक भी प्रदर्शन के दौरान बाहरी दुनिया से विलग होकर केवल कला में लीन हो जाते हैं और स्वयं को भूलकर उस विराट चेतना से जुड़ जाते हैं। यह उच्चतर अवस्था है जो समाधि के समान है। ज्ञान और अनुभव का संगम इसके बाद हम आज कर रहे हैं, इसलिए मैं एक दो अपने अनुभव यहाँ शेयर करना चाहूंगी। वक्त का मैंने ध्यान रखा है, इसलिए आप ये ना सोचें कि अनुभव शेयर करने में शायद समय ज्यादा लगेगा, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बाहरी दुनिया से विलग होने का मेरा अपना अनुभव यह है कि एक बार राजस्थान विश्वविद्यालय में कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यूएसए की विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों और
प्रोफेसर्स के लिए मेरा गायन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के शुरू होते ही मैं बाहरी दुनिया से इस तरह कट ऑफ हुई कि मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि बाहर क्या हो रहा है। कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात श्रोताओं ने मुझे बताया कि कबूतर हॉल में आया, 3-4 चक्कर उसने लगाए, बहुत पंख फड़फड़ाए और फिर रोशनदान में जाके बैठ गया और कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात वो चला गया। यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वास्तव में मेरे जैसा छोटा शिक्षार्थी भी कभी कभी इस तरह विराट शक्ति से जुड़ जाता है और बाहरी दुनिया से विलग हो जाता है। इसी तरह का एक एग्जाम्पल या मेरा अनुभव श्रोता के रूप में भी आपसे शेयर करना चाहूंगी कि एक बार जयपुर में रविंद्र मंच पर उस्ताद ज़िया फरीदुद्दीन डागर साहब, जो उस समय भोपाल में गुरु पद पर आसीन थे, उनका कार्यक्रम रखा गया। उन्होंने ध्रुपद जैसी धीर गंभीर शैली में चंद्रकौंस जैसे चंचल प्रकृति के राग को चुना। इतनी राग को इतने अच्छे से उन्होंने गाया, इतनी रस वर्षा हो रही थी कि कुछ ही समय बाद मैं तन्मय अवस्था में चली गई और मुझे नहीं मालूम कि वहां हॉल में क्या हो रहा है। जब तालियों की गड़गड़ाहट हुई तभी मेरी तंद्रा टूटी और मैंने देखा कि एक श्रोता के रूप में भी जो श्रोता होते हैं वो विलग हो सकते हैं बाहरी दुनिया से और उस विराट शक्ति से जुड़ सकते हैं। इसी तरह जो एकाकीपन की और ध्यान को एकाग्र करने की बात है, उसका एक एग्जाम्पल है कि एक बार सुबह 4 बजे मैं बैरागी भैरव का अभ्यास कर रही थी और कुछ ही क्षणों बाद मैं फूट फूट कर रोने लगी और अश्रुधारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। शायद ये स्वर का हो सकता है कमाल कि उस विराट शक्ति से जुड़ने पर एक जो अभ्यास करता है वो इस तरह से जुड़ जाता है कि उसे बाहरी दुनिया का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है। इन सभी एग्जाम्पल्स को आपसे शेयर करने के पीछे मेरा सिर्फ यही तात्पर्य है कहने का कि श्रोता भी और प्रदर्शनकर्ता भी उस विराट शक्ति से जुड़ जाते हैं। ऐसे क्षण जीवन में अगर 1-2 बार भी किसी अभ्यासकर्ता को मिल जाए तो वो उसके जीवन की पूंजी कही जा सकती है, मैं ऐसा समझती हूँ। योग के अभ्यास से फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, बैलेंस और पेशेंस आदि के बढ़ने से गायक और नर्तक की प्रदर्शन क्षमता बढ़ जाती है। कथक नृत्य में भाव प्रदर्शन की अहम भूमिका है। योगाभ्यास नर्तक को भावों की सूक्ष्माभिव्यक्ति में सहायक हो सकता है। गायन में भी गले द्वारा भावों को व्यक्त किया जाता है। योग, शास्त्रीय संगीत और नृत्य तीनों ही गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही भावी पीढ़ियों को हस्तांतरित किए जाते हैं। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु का ज्ञान, शिष्य की एकाग्रता, समर्पण और गुरु भक्ति यौगिक अनुशासन का ही हिस्सा कहे जा सकते हैं। योग के यम अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और नियम अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान कलाकारों के व्यक्तिगत और कलात्मक जीवन में डिसिप्लिन तथा मॉरल और सोशल वैल्यूज को बढ़ाने में हेल्पफुल हो सकते हैं। संगीत एवं कथक नृत्य का ताल से घनिष्ठ संबंध है। नाद योग संगीत को आध्यात्मिक उन्नति के रूप में मानता है। कथक में भी गायन, पढ़ंत, तबला, पखावज व अन्य वाद्य यंत्रों का साहचर्य एक प्रकार का नाद योग ही है। कुछ नर्तकों ने कथक नृत्य में कथक योग के कॉन्सेप्ट को विकसित किया है, जिसमें नर्तक एक साथ गायन, नृत्य अर्थात शुद्ध नृत्य और अभिनय करते हुए उच्चतम एकाग्रता को प्राप्त करते हैं, जो योग की समाधि अवस्था के समान है, जिसे गति में ध्यान कह सकते हैं। योग के समान गायन में भी एक गायक स्वरों के सूक्ष्म भेद अर्थात श्रुतियों को सुनने का अभ्यास करते हैं, जो यौगिक एकाग्रता या धारणा के समान है। योग, संगीत व नृत्य तीनों में निरंतर अभ्यास या रियाज ही सफलता का मूल मंत्र है, जिसके लिए पेशेंस, डिटर्मिनेशन और डिवोशन यानी समर्पण की परम आवश्यकता है। योग, संगीत और नृत्य तीनों एक दूसरे के पूरक हैं और जब ये एक साथ होते हैं तो प्रत्येक की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है।
उक्त चर्चा के आधार पर ये कहा जा सकता है कि योग, कंठ संगीत एवं कथक नृत्य सहित सभी कलाएं समग्र कल्याण यानी होलिस्टिक वेलबींग, मेंटल पीस और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग हैं। ये सभी विधाएं व्यक्ति को अंदर से सशक्त बनाती हैं, जिससे न केवल उसकी आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस बेहतर होती है, बल्कि उसकी लाइफ की क्वालिटी में भी बेइंतहा इजाफा होता है। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करने की इजाजत चाहती हूँ। आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। आप सभी ने मुझे इतनी तन्मयता से सुना, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। प्रोफेसर प्रेम दवे जी, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और आपकी खासियत ये है कि आप जितना नृत्य से जुड़ी हैं उतना ही संगीत से भी जुड़ी हैं और अच्छी कलाकार हैं, अच्छी लेखिका हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं आप। और सबसे बड़ी बात, आप बड़ी अनुशासित हैं। मैं आपको बड़े लंबे समय से जानती हूँ और मुझे लगता है कि इन सब के पीछे कारण यही है कि आप योग से भी जुड़ी हैं, आप संगीत से जुड़ी हैं, नृत्य से जुड़ी हैं और आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। और इस विश्वविद्यालय के साथ आपका सहयोग हमेशा बना रहेगा। आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मांडवी जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ तहे दिल से कि आपने मुझे याद किया, और आप जब भी याद करेंगी मैं बिल्कुल तैयार हूँ हर बताने के लिए। वाजपेयी जी का भी और खरे जी का भी बहुत बहुत आभार। और सृष्टि जी अगर यहाँ हैं तो उनका जी मैम, मैं हूँ, नमस्ते। उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि वो हमारे विश्वविद्यालय की छात्रा रही हैं और मेरी पर्सनल भी छात्रा रही है, इसलिए मेरा उनके साथ बहुत स्नेह है दिल से। आप सबसे तो है ही, लेकिन क्योंकि उसे हमने बहुत छोटे से देखा है, इसलिए बड़ी हो गई है भले, लेकिन अभी भी वही प्यार है। इसलिए आप सबका पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्ते मैम।